एक पढ़े चाहे मत पढ़े, सब इस दुनिया में हर व्यक्ति समझदार है, सबको अपना लाभ हानि पता है। अभी 100 की नोट गिरे तो और 1 की नोट गिरे तो 100 की उठाएंगे, 1 की नहीं उठाएंगे। जब इतना बुद्धि है आपके पास मैं दोनों उठा लूं। तो सीधी सीधी बात है, मान लो 100 का नोट फ्रेश गिरा रहे हो, 1 का नोट कांटे में गिरा रहे हो। चलिए ठीक है, तो चले हम फिदा। इसमें कुछ हुआ था? कहाँ? पहले के 2 पैराग्राफ हो गए। नहीं सर, दूसरा नहीं हुआ। हो गया दूसरा था। नहीं हुआ। जिंदा रहने से पढ़ना है। हाँ। 2 पैराग्राफ आए, कहीं तो हुआ ना। तो हो गया था सर। सर एक ही हुआ है सर, पहला ही वाला सर। इतिहास पढ़ना है ना। हाँ। हम समझ रहे तुम लोग कहाँ कर, तुम लोग इसको पैराग्राफ मान रहे हो, हमसे पूछो हम बताओ। कंफ्यूजन का तुम लोग का रास्ता यही है ना, उसको मैं खारिज करता हूँ, यहाँ से उठाओ। कहते हैं कि जिंदा रहे, देखो इसके पहले वाले पैराग्राफ में आपको पता था ना, कर चले हम फिर, मतलब जो कवि है वो अपने आप को सैनिक मानता है। क्या मानता है? और वो देशवासियों को संबोधित करते हुए क्या कहता है कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, मतलब हमने अपने देश के ऊपर अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, मतलब मैं वीरगति को प्राप्त हो गया हूँ, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो मेरी अनुपस्थिति में, मेरे न रहने पे इस देश की सुरक्षा, इस देश की रक्षा किसके हाथ में है? अब साथियों माने मेरे देशवासियों के हाथ में है, जो अभी तक इस धरती पे सांस ले रहे। ठीक, आगे बढ़े। पहले पैराग्राफ में किसी कोई दिक्कत? चलिए, वेरी गुड। कहते हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कहते हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। कभी देशवासियों से यह संबोधित करता है, देशवासियों को समझाता है कि हे मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आपके जीवन में जीने के लिए बहुत से अवसर आएंगे। मतलब अगर आपको जिंदा ही रहना है, उमंग में रहना है, खुशी में रहनी है, तो ऐसे न जाने कितने लम्हे, कितने क्षण, कितने अवसर आएंगे, उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन जान देने की रुत, माने जान देने की जो समय है, जो जान देने का टाइम होगा, या जब ऐसा भी समय आएगा कि आपसे देश आपका बलिदान मांगेगा, वो समय रोज रोज नहीं आता, वो पूरे जीवन काल में एक ही बार आता है। ठीक, बात समझ में आई? कहते हैं कि हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती है। हुस्न और इश्क 2 शब्द हैं, दोनों उर्दू भाषा के शब्द। हुस्न माने क्या होता है? सुंदरता। इश्क माने क्या होता है? हमसे बढ़िया आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। Am I right? यस सर। देखिए क्या उत्तर है। कहते हैं कि दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती है। एक शब्द यहाँ आया है, जवान। आपको पता होगा इंडियन मिलिट्री को जवान कहा जाता है, और किसी भी मिलिट्री को जवान नहीं कहा जाता। आप पाकिस्तान की आर्मी देखिए, अमेरिका की आर्मी देखिए, ऑस्ट्रेलिया की आर्मी देखिए, बट इंडियन मिलिट्री एक ऐसी मिलिट्री है जिसको जवान कहा जाता है। जवानों आगे बढ़ो। आप लोगों ने सुना होगा यह स्टेटमेंट ना? हाँ, कभी कहा जाता है कि आदमियों आगे बढ़ो, नहीं कहा जाता ना। तो कहते हैं कि वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा। रुसवा माने क्या होता है? अलग, बदनामी या गुस्सा। है ठीक। देखिए, हुस्न माने होता है सुंदरता, इश्क माने प्यार, मोहब्बत, एकदम व्यवहारिक भाषा में समझिए। और जवानी माने यंग एज। जवानी माने नियर अबाउट आफ्टर 13-14 प्लस। ये जो एज होती है, जो अवस्था होती है, ये मानव जीवन की सबसे खतरनाक अवस्था होती है। ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये ऐसी अवस्था होती है जो मनुष्य जीवन की सबसे खतरनाक अवस्था होती है। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। इसलिए इस अवस्था को आंधी और तूफान की भी अवस्था कहते हैं।
बात समझे? नहीं समझे? अभी समझा दें एग्जाम्पल से। हैं? अच्छा मान लो शुभम है, अंकुश है, पीछे क्या नाम है? दिव्यांशु, और तुम्हारा श्रेयस। मान लो ये 4 लोग जा रहे हैं, सपोज करिए अभी गेट के बाहर निकले, ठीक, ये 4 बच्चे जा रहे हैं। अब सामने से जो सामने वाला स्कूल है उसके 4 बच्चे आ जाए, ठीक, और इनके सामने से इनसे कुछ बोले ना, इनके सामने से गुजरते हुए निकल जाए, अरे आर्मी में तो पढ़ाई ठीक नहीं है। उसके बाद इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इनको आक्रमण कहने की जरूरत ही नहीं है। टूट पड़ेगा। ये शंका हटाए डंका बजाए लंका पर चढ़ जाओ वीरों वाले में है, ठीक है ना? तो इसी को कहते हैं क्या? आंधी और तूफान की अवस्था, यंग, ठीक है ना? तो कवि कहने का, ये कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए इसमें त्याग हो, शौर्य हो, बलिदान हो। हुस्न और इस, ये दोनों को मतलब इनको छोड़ दें हम, ये तो जवानी को बदनाम करने की चीजें हैं। बात समझिए, बदनाम करने की चीजें हैं कि नहीं भाई? अगर एक फौजी जो देश के लिए शहीद होता है, दुनिया उसके लिए आंसू बहाती है कि एक जो गलत सलत काम करता है उसके लिए आंसू बहाती है? अभी सिद्धार्थ शुक्ला मरे थे कुछ दिन पहले, हम क्या 10 दिन हो गया, छोड़िए उस पर डिस्कशन, आप लोग तुरंत डिस्कशन करें, आप लोग की समस्या है, आप लोग तुरंत डिस्कशन शुरू कर देते हैं। मैंने कहा 2-4 दिन पहले की घटना है, तो ये 10 दिन बताएंगे, वो आप एग्जैक्ट बताएं। यहाँ एग्जैक्ट से मतलब नहीं, मुझे एक नजीर देना है। सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हुई, मतलब 2-4 दिन या आम व्यक्तियों में सिमट के रह गए, अब वो धीरे धीरे भुलाए जाने लगे। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, अब वो धीरे धीरे भुलाए जाने लगे, हैं? भुलाए जाने लगे भाई, बात समझिए। उरी हमला कब का हुआ है? लगभग 3 साल हो गए। आज भी लोग के जिहन में ताजा है। सर जैसे कैप्टन विक्रम, आप तो भी लेटेस्ट मूवी देख के आए थे, तो कैप्टन विक्रम बत्रा आपको याद है, इसके पहले आपको याद नहीं रहे हैं। विक्रम बत्रा जानती हैं? बत्रा के नाम से एक चौराहा भी है, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य है, समझिए कि नहीं इसका मतलब? किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कहते कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। ये धरती क्या है? दुल्हन। दुल्हन माने सम्मान का प्रतीक, मर्यादा का प्रतीक। दुल्हन मतलब उस दुल्हन की कल्पना मत करना अपने दिमाग में, समझ गए ना? अपने दिमाग में उस दुल्हन की कल्पना मत करना। दुल्हन मतलब मर्यादा, सम्मान का प्रतीक, ठीक है? आज ये जो हमारी धरती है, और दुल्हन की रक्षा, दुल्हन की रक्षा कौन करता है? उसका परिवार। उसकी हिफाजत कौन करता है? उसके घर वाले। तो आज हमारी धरती, अगर इसको हम दुल्हन की उपमा दे रहे हैं, तो इसकी रक्षा करने का अधिकार किसे है? हमारे देशवासियों को। इसलिए लेखक क्या कहता है, कवि क्या कहता है कि अब तुम्हारे हवाले, किसी को दिक्कत? वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं, हुस्न और दोनों के यहाँ समझिए। अगर आप हुस्न और इश्क में है, दोनों में है नहीं है, अगर आप इन दोनों में नहीं है, आप एक कविता पढ़े होंगे, हुई नयू स्मृति तो वृथा मरे वृथा जी, याद है कुछ? मतलब अगर आपकी मृत्यु सुंदर नहीं होती है तो फिर वृथा मरे, कुछ उसी तरह की बात यहाँ पे। आप अपने जीवन को कहाँ लगाइए? त्याग, शौर्य, बलिदान, न कि स्मृति। क्लियर हो गई बात? अब लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? लिख लेंगे ना, डर के मत बोलिए, लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? जोर से बोलिए, लिख लेंगे। लिख लेंगे, चलिए ठीक है। नहीं लिख पाइएगा तो हमको बताइएगा, अंतिम विकल्प मैं हूँ, ठीक है? ऑप्शन नंबर अंगा, अंगा मैं हूँ, ठीक है? किसी कोई दिक्कत? कहते ही राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले,
फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों अब तुम्हारे हवाले, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, वीरान माने सुना, वीराना हो गया, लोग कहते हैं वीराना हो गया, पूरा वीराना वीराना सा लग रहा है। कहते हैं कि तुम सजाते ही रहना नए काफिले, काफिले माने रास्ता, लाव लश्कर, लोग कहते हैं काफिला निकल के जा रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस सर। फतह, फतह माने जी। जीत, भाई भारत ने पाकिस्तान पर फतह हासिल की, आए वाहे गुरु जी खालसा वाहे गुरु जी फतेह, याद है कि नहीं? कुछ किसी भी चीज को जोड़ के रखिए, साहित्य है, साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज के अंग आप हैं। समाज का अंग कौन है? कभी आप विज्ञान में सब चीजों को पढ़े हैं? आप लोग दिल से बताइएगा, क्लास 1 to 10 साइंस पढ़े हैं ना? कभी विज्ञान में, मैथ में रजिस्ट्रा पढ़े हैं? एक व्यक्ति की उम्र उससे 5 साल ज्यादा है तो 10 साल बड़ा होगा तो कितना होगा? इसके अलावा कुछ पढ़े हैं? आपको जीवन जीने की कला कौन सिखाता है? लिटरेचर। अच्छी बातें कौन सिखाता है और किसको सिखाता है? गाय भैंस को? क्योंकि हम समाज के हिस्सा हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है। दर्पण तो समझते हैं ना, कि भी बताना पड़ेगा, जिसमें आप लोग रोज मुंह देखते हैं ऐसे, ठीक? कहाँ पढ़ा रहे थे भाई? अच्छा, कहते हैं कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कवि कहता है कि जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी, जो हमारे देश पर शहीद हो गए, उनके बनाए हुए रास्ते अब सूने न होने पाए, अर्थात उनके चले जाने से ऐसा न हो कि अब देश के लिए कोई दमदार व्यक्ति रह ही नहीं गया। मतलब अगर एक सचिन तेंदुलकर चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब सचिन तेंदुलकर की जगह नहीं भर पाएगी। ठीक है, हम उनकी आपूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन उस जगह को खाली भी तो नहीं छोड़ सकते। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, नित्य प्रतिदिन हर एक सचिन तेंदुलकर चाहिए, नित्य प्रतिदिन हर एक कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर शैतान सिंह चाहिए। बात को समझ में आ रही है कि नहीं? क्या तो लोग तो ऐसे मुंह बना के बड़े से लग रहा है तो हम हवा में बोल रहे हैं, तो लोग कुछ पार बाउंसर जा रहा है, बाउंसर तो नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कहते हैं कि फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से तब क्लियर है। जिस दिन आपकी जिंदगी अपने देश पर कुर्बान हो जाए, आपकी जिंदगी, आपका प्राण देश पर शहीद होने के लिए निकले या देश पर न्यौछावर हो, वही जीत असली जीत मानी जाती है, फतह। बाकी आप हुस्न और इश्क में जीतेंगे तो कोई मजा नहीं होगा, लेकिन जो आनंद यहाँ आएगा देश की रक्षा में, आप देखिए कभी वीडियो देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे, जब कभी भी किसी भी हमारे देश के सैनिक जब शहीद होते हैं, जब उनके शव आते हैं, शहीदों के शव आते हैं, देखते हैं ना, रोए खड़े हो जाते हैं देखते हुए। आप कभी देखिए, इतनी जनता, इतनी लाव लश्कर और इतनी प्रशासन, बताइए। और गाना वही चलेगा, वंदे मातरम कर चले, ये सब गाने चलते हैं। और एक और गाना है ना, हम अपना फर्ज निभा के चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं, है तुमको आजादी का गम लगा के चले। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो जश्न है, ये जो खुशी है, ये सबसे अनूठी खुशी है। फतह का जश्न इस जश्न के बाद, जिंदगी मौत से मिल रही है। न समझ में आएगा तो परेशान मत होना, घर पे जाके पढ़ना, हम फिर बता देंगे, ठीक है ना। कहते हैं कि बांध लो अपने सर से कफन साथी। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर आपको अपने देश की सेवा में लगना है तो मृत्यु प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, हर लम्हा आपका इंतजार करे। सर पे कफन बांधने का क्या मतलब है? तैयार रहना। मुहावरा है, कहाँ हो, मुहावरा है, बांध लो अपने सर से
कफन साथी अब तुम्हारे मतलब हर पल प्रतिपल आप तैयार रहिए। और ऐ मेरे देशवासी, अब यह देश किसके हाथ में है? देशवासी देश हमारे ठीक। किसी कोई दिक्कत? बोलो भाई। ऐसे एकदम मुरझाए मुरझाए से रहोगे तो आनंद नहीं आए क्लास में। कफन बेटा एक प्रकार का वस्त्र होता है जो मृत व्यक्तियों के शरीर पर ओढ़ाया जाता है। ओढ़ाना समझती हो? आपने कभी मृत व्यक्ति को देखा है? नहीं देखा है। अगल बगल किसी मृतक मतलब अगर कोई व्यक्ति मर गया हो या कभी आप ऐसा दृश्य देखी हो जिसमें कोई मृत व्यक्ति जा रहा हो, कभी आपकी किसी मृत्यु हुए व्यक्ति से मुलाकात ही मतलब उस माहौल में रही ही नहीं आप, या आपके परिवार में कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है? आपके अभी तक कुछ नहीं। आप इसी परिवेश की है। देखिए कफन क्या होता है मैं आपको बता दूं। सर जो झंडे से उनके शरीर पर झंडा नहीं होता। कफन एक प्रकार का वस्त्र होता है जो केवल और केवल मृत व्यक्तियों के शरीर पर ही ओढ़ाया जाता है। आप कफन का शर्ट नहीं सिला सकते, कफन का सूट नहीं बनवा सकते। वो एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता ही है, आप सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जो केवल और केवल मृत व्यक्तियों के शरीर पर ओढ़ाया, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ओढ़ाया जाता है। पीला पीला चमकीला लाल इस तरह का होता है, ठीक है। और किसी कोई दिक्कत किसी भी शब्द में? कहते हैं कि खींच दो अपने खूसे जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। देखिए कवि ने हमारे देश की तुलना ऊपर दुल्हन से की थी ना, नीचे माता सीता का रूप दे दिया है। कहते हैं कि खींच दो अपने खूसे जमी पर लकीर। आप रामायण के उस सीन को याद करिए जब सीता माँ को छोड़ने के लिए छोड़ते समय लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी, उसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं ना। अच्छा माता मैं जाता हूँ पर सदैव याद रखना इतना है। फिर उसी तीर से वो रेखा खींचते हैं। तो कवि कहता है कि खींच दो अपने खूसे जमी पर लकीर। खूस से जमी लकीर खींचने का मतलब कि अपने बलिदान को इस तरह से रखो या आपका बलिदान इस तरह का हो कि आपका नाम सुनते ही कोई इधर आने लगे। लक्ष्मण रेखा रावण को पार करने की हिम्मत नहीं थी। सीता जी को भी अगर रावण ले गया है तो लक्ष्मण रेखा उनसे पार, गलती उनसे कराई है। मतलब आप अपने त्याग और प्राणों के न्यौछावर सहित बलिदान की एक प्रतिमा, एक साक्षात मूर्ति बन जाए कि इस तरफ आने पाए। मतलब रावण रूपी दुश्मन, रावण माने दुश्मन, कि कोई भी दुश्मन, रावण मतलब रावण थोड़ी आएगा यहाँ श्रीलंका से 10 मुख वाला। यहाँ रावण का तात्पर्य क्या है? दुश्मन से है, जो हमारे देश को हानि पहुंचाते हैं, तालिबान से है। तो कहते हैं कि आप अपने त्याग और बलिदान की एक ऐसी मूर्ति बनिए कि आपका मतलब इस तरह कोई भी दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी न देखे। और कहते हैं कि अगर देखे भी तो तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए न सीता का दामन कोई। दामन माने समझते क्या होता है? आप लोग आमतौर पे सुने हो 52 गज का दामन। बोलिए भाई, दामन शब्द आया है ना, सुने हैं ना? अरे भाई आमतौर पे आपकी समझ तो प्रचलित है। सुने हैं लेकिन क्या अर्थ है? केवल गाते हैं क्या बेटा? साड़ी का पल्लू ठीक। दामन कहते हैं। हाँ तो 52 गज का दामन हाँ होती है। हाँ। मतलब 52 गज। ठीक है, कहते हैं कि छू न पाए न सीता का दामन कोई। कहने का तात्पर्य ये है
अगर कोई भी हाथ मतलब कोई भी दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखना भी चाहे तो उसकी आंख निकाल लो। अगर वो हाथ बढ़ाना चाहे मतलब हमारे देश के आबरू पर अगर वो हाथ लगाना चाहे, हमारे देश की मर्यादा से प्रतिष्ठा से अगर खेलना चाहे तो उस हाथ को तोड़ दो। ठीक है? क्यों? क्योंकि सीता का तात्पर्य यहां अपने देश से की गई है। राम भी तुम ही लक्ष्मण मतलब तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण, कोई बटा नहीं है कि राम जाएंगे मृग लाने तो आप लाइन खींचेंगे तो लक्ष्मण जाएंगे तो ये कुछ नहीं। राम तुम ही राम हो, तुम ही जो भी करना है फूल एंड भाई जिसको करना है आपको करना है। इसलिए अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। किसी कोई दिक्कत? एक बार आप लोग 5 मिनट पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ी बहुत डाउट होगी किसी लाइन में, आप लोग 5 मिनट पढ़िए, मैं बता रहा हूँ। आनंद आया कि नहीं पढ़ने में? पहले ये बताइए।